नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो लीजिए, आज हम आ गए हैं अपने तीसरे और आखिरी एपिसोड पर इस सीरीज के, जो आपके साथ मैं चला रहा हूं, जहां पर मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत में न्यायिक नियुक्तियों का ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो एक लंबा चौड़ा विवाद चला आ रहा है कि जजों की नियुक्ति इस देश में कैसे होगी, ये विवाद जो है ये किस तरह से इसने अपना आकार ग्रहण किया और ये विवाद जो है ये आजकल की दशा में कैसे पहुंचा। पहले एपिसोड में हमने बात करी आजादी से लेकर इंदिरा गांधी तक के जमाने की, 1977 तक की। दूसरे एपिसोड में आपको 1977 तक में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक लेकर आया, 2014 तक। यानी कि आप इस पिछले वाले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका कोलिजियम सिस्टम जो है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां करने वाला जो पूरा सिस्टम है, जो आज की तारीख में एक्टिव है, जो आज की तारीख में काम करता है, उस सिस्टम का जन्म जो है वो आपके इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ही हुआ। तो वो आपको मिलेगा एपिसोड 2 में। एपिसोड 2 में मैंने आपको कहां पर लाकर छोड़ा था? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसने पहली बार, उसके जो कानून मंत्री थे, वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने जब पहली बार उन्होंने एक ये प्रक्रिया शुरू करी कि भाई क्यों ना हम जजों की नियुक्ति की जो एक तरीका है, इसको हम क्यों ना बदलें। लेकिन लोकसभा भंग हो गई और भारत में एक नई सरकार आ गई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब देखने वाली बात यह थी कि नरेंद्र मोदी की जो एक नई सरकार थी, एक नई पार्टी, एक नई विचारधारा और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसको गठबंधन की कोई जरूरत नहीं थी। तो देखने वाली बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरी प्रक्रिया में कोई सुधार लाएगी या फिर नहीं लाएगी। तो आज मैं आपको नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 से 2025 तक की जो यात्रा है वहां पर लेकर जाऊंगा। एकदम सस्पेंस थ्रिलर जैसी कहानी है, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा और आपको आज के एपिसोड के साथ यह पूरी प्रक्रिया एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आपको बता दूं भाई कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अनअकैडमी की सहायता लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी आप करना चाहते हैं, तो हमारे हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों माध्यम के, तीनों तरीके के बैचेस जो हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ये बात याद रखिए। तो भाई आपको क्या करना है, आपको बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल जो बैच लेना चाहें ले सकते हैं। जिस बैच के जरिए आप पढ़ाई करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। तरीका क्या है, आप अतुल जैन कोड लगाएं, जो मेरा नाम ही है, नाम पे आधारित भी नहीं है। अतुल जैन कोड लगाइए, आपको निम्नतम दामों पर ये बैच मिल जाएंगे। आपको निम्नतम दामों पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया, फिर तो आप जो है जो बैच आप लेना चाहें वो लेकर पढ़ें, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान करें। याद रखिए, तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और ऑर्गेनाइज्ड तैयारी जो होती है, एक व्यवस्थित तैयारी जो होती है, वो तभी होगी जब आपके सामने एक स्ट्रक्चर होगा, और वो स्ट्रक्चर देने में अनअकैडमी से बेहतर काम आपको और कोई नहीं कर सकता। याद रखिए, अनअकैडमी की जो फैकल्टी का स्तर है, जिस प्रकार के अध्यापक अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, ये आपको हिंदुस्तान में कहीं भी और नहीं मिलेंगे। तो आज ही बिल्कुल भी देर ना करें, अनअकैडमी से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार देना शुरू कीजिए। चलिए साहब, अब हम एक बार अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब उन्होंने क्या किया। तो हम, जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 के मध्य में भारत में नरेंद्र मोदी सरकार, ये बात हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से उस समय सबसे लोकप्रिय नेता थे। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित करी। मतलब आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से 1984 के बाद से किसी भी इलेक्शन में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1984 में मिसेस इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद किसी भी दल को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो 30 वर्षों के बाद कोई राजनीतिक पार्टी जो है एक पूर्ण बहुमत लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी को अपना खुद का पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने एक सरकार बनाई। अब आपको एक चीज मैंने हमेशा क्या सिखाई है, जो आपको अब तुम तीसरे और आखिरी लेक्चर पे आ गए सीरीज के, कि यार पूर्ण बहुमत की सरकार मतलब शक्तिशाली सरकार। और सरकार अगर शक्तिशाली होगी तो शक्तिशाली सरकार हमेशा प्रयास करेगी कि वो न्यायपालिका पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण जरूर स्थापित करे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार के आते ही एक तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, जो आपको मैंने पिछले एपिसोड में थोड़ी भनक दी थी। तो यार, एक भारत के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे और
सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज थे मार्कंडेय काटजू। मार्कंडेय काटजू जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व रिटायर्ड जज थे। इन्होंने बड़ा सनसनीखेज बयान दिया। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो पिछले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और साथ के साथ भारत के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर आरोप लगाया कि इन्होंने क्या किया। मद्रास हाईकोर्ट में एक टेंटेड जज था जिसका नाम था अशोक कुमार। मद्रास हाईकोर्ट का एक जज था जिसका नाम था अशोक कुमार। तो मार्कंडेय काटजू ने आरोप लगाया कि भाई अशोक कुमार की जो कैरेक्टर रिपोर्ट थी वो बहुत खराब थी, वो भ्रष्ट था, उस पर तमाम तरह के आरोप लगे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री सिंह और ये 3 चीफ जस्टिस जो भारत के रहे, बारी बारी से इनको नियुक्त करते चले गए, एक्सटेंशन देते चले गए और ये आदमी अपना कार्यकाल पूरा करके गया। तो न्यायपालिका में नियुक्तियां एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। ठीक है, इनको प्रमोट किया गया, अशोक कुमार को जो एक क्या बोलते हैं आपके टेम्पररी जज से परमानेंट जज के पद पर लाया गया। तो ये सारे प्रमोशन उनकी खराब छवि के बावजूद दिए गए। और एक बार फिर से जो है न्यायिक नियुक्तियां ये कितने ओपेक तरीके से होती हैं, इनमें क्या होता है, क्या चर्चा होती है, किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बात एक बार फिर से सारे देश में इस पर चर्चा होने लगी, संसद में हंगामा होने लगा। अब बेटा, जैसा कि आपको पता है कि यार अगर आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा आपको पिन डाउन करने का, है ना। कुश्ती जैसा है कि अगर एक बार आप कमजोर पड़ोगे तो सामने वाला तो आपको पटकनी दे ही देगा। तो यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के नए नए कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सेंटिमेंट का फायदा उठाया। नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को समझी कि यार अभी जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट जो है ये कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ है। पूरे देश में यह बात फैल रही है, मीडिया इसको कवर कर रहा है, संसद में यह हल्ला मच रहा है कि यार कोलिजियम सिस्टम तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो कानून मंत्री जो थे रविशंकर प्रसाद, बिहार के जाने माने नेता थे, रविशंकर प्रसाद ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में इन्होंने क्या किया, कई सारे जो जूरिस्ट हैं, जो न्यायविद थे अलग अलग तरह के, उन सबकी बैठक बुलाई। बड़े बड़े वकील हो गए, कुछ रिटायर्ड जज हो गए, इन लोगों की बैठक बुलाई और इसमें इस चीज पर चर्चा की गई कि यार न्यायपालिका की जो छवि खराब हो रही है इसको कैसे सुधारा जाए। और इस बैठक में बेसिकली सर्वसम्मति किस चीज पर बनी, इस बैठक में सर्वसम्मति जो है किस चीज पर बनी कि यार ये कोलिजियम सिस्टम जो है ये तो गलत है ही है, कि कोलिजियम की जो व्यवस्था है ये गलत है। ये इस बात पे सर्वसम्मति बनी, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इस बैठक में जो लोग शामिल हुए थे, जैसे आप ये मानिए फाली नरीमन इस बैठक में शामिल हुए थे, तो लोगों को लगा चर्चा हुई, अभी आगे सरकार शायद इसमें परिवर्तन के लिए कोई प्रयास करेगी, तो उसका कोई कानून लाएगी या कुछ और करेगी, तो उसका ड्राफ्ट सबको बांटेगी, सबसे चर्चा करेगी। लेकिन सरकार ऐसा करने के मूड में कतई नहीं थी। हमको पता है भारत में चुनाव मई जून के आसपास होते हैं, आमतौर पे जुलाई में सरकार शपथ लेती है, जून जुलाई में। और अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त 2014 को जो नई संसद बनी थी, जो भारत की नई लोकसभा बनी थी, उस लोकसभा में सरकार ने सीधे सीधे 2 बिल प्रस्तुत कर दिए। सीधे सीधे सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तुत कर दिए और इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई, पूरे देश में हैरानी फैल गई। तो जो लोग उस बैठक में शामिल भी हुए थे रविशंकर प्रसाद के, उन्होंने भी यह कहा कि यार ये बहुत जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम है, ऐसा लग रहा है कि सरकार मानो किसी जल्दी में है। कई बार अनौपचारिक वार्ताओं में सरकार के अधिकारियों ने भी यह कहा कि हमको भी उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतनी जल्दी करेगी, कि महीने 1.5 महीने में ही यह कानून लेकर आ जाएगी। तो सरकार ने लोकसभा में 2 बिल प्रस्तुत किए। पहला जो था वो था 121वां संविधान संशोधन विधेयक, और क्या था 121वां संविधान संशोधन विधेयक। और दूसरा क्या था, दूसरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बिल, एनजेएसी का विधेयक, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां समिति, इसको बनाने वाला विधेयक। तो ये 2 विधेयक सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किए। तो आपको पहले बताता हूं, देखिए पहला विधेयक जो है वो संविधान में संशोधन करने वाला था। संविधान में आपको क्या संशोधन चाहिए था भाई, आपको संशोधन क्या चाहिए कि आपका जो आर्टिकल 124 है, जो आपका अनुच्छेद 124 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस की सलाह पर होगी। ठीक है, उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया जाएगा, जजों की नियुक्ति एनजेएसी की अनुशंसा पर होगी।
कि जिस व्यक्ति को एनजेएसी अपनी अनुशंसा दे देगा उसको जो है उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। बस यह संशोधन किया जाएगा, चीफ जस्टिस की सलाह के बजाय एनजेएसी की अनुशंसा इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यह संविधान संशोधन विधेयक था। और इसके बाद अब एनजेएसी संविधान में आपने परिभाषित कर दिया, संविधान में शब्द डाल दिया, तो एनजेएसी क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसकी बैठकें कैसे होंगी, इसके आंतरिक नियम कायदे क्या होंगे, उनको बनाने के लिए सरकार एक एनजेएसी विधेयक लेकर आई। ठीक है, एनजेएसी विधेयक में क्या है, क्या था, इसकी संरचना, एनजेएसी विधेयक में इसकी संरचना और इसकी कार्य प्रणाली जो है ये तय की गई कि ये काम कैसे करेगा और इसकी संरचना क्या होगी। बात क्लियर हो गई। इसीलिए दो अलग अलग बिल लाने की जरूरत पड़ी। एक बिल से तो संविधान में संशोधन किया जाएगा सीधे सीधे, जिसके तहत एनजेएसी को यह काम दिया जाएगा, और दूसरा बिल जो है वो बेसिकली एनजेएसी कैसे काम करेगा, एनजेएसी क्या करेगी, उसके आधार पर यह प्रक्रिया को स्थापित करेगा। तो सरकार का जो प्रस्ताव था वो क्या था, एनजेएसी की संरचना क्या थी, बिल्कुल वही थी जो कपिल सिब्बल ने सजेस्ट करी थी। एनजेएसी एक 6 सदस्यीय बॉडी होगी। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कभी ना कभी इस देश में एनजेएसी वापस आएगी। ठीक है, अभी नहीं है इस देश में एनजेएसी, लेकिन कभी ना कभी इस देश में किसी ना किसी स्वरूप में एनजेएसी वापस आएगी। आपको एंड में बताऊंगा कि मेरे इस पे विचार क्या है। ठीक है, तो एनजेएसी की जो संरचना है वो क्या है कि भारत के चीफ जस्टिस जो हैं वो एनजेएसी के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो पहले व्यक्ति भारत के चीफ जस्टिस हैं। नंबर 2 और नंबर 3, सदस्य नंबर 2 और 3 कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो 2 वरिष्ठतम जज हैं वो आपके मेंबर नंबर 2 और मेंबर नंबर 3 हो गए। तो 6 में से 3 सदस्य जो हैं आपके क्या हो गए, अगर मैं एक बार कलर चेंज करके आपको बताऊं तो 6 में से ये जो 3 सदस्य हैं ये क्या हो गए, ये आपके हो गए न्यायिक सदस्य। यानी कि ये क्या हैं, ये हैं जज। एक तो चीफ जस्टिस है ही हैं भारत के, और बाकी 2 क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं। तो ये 3 आपके न्यायिक सदस्य हो गए। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम एनजेएसी के बाकी सदस्यों पर जाएं तो आपका चौथा सदस्य जो है वो कौन है, वो है भारत का कानून मंत्री। माफ कीजिएगा, जो उस समय रविशंकर प्रसाद साहब थे। तो भाई भारत का कानून मंत्री चौथा सदस्य है। 5वां और 6ठा सदस्य जो है ये बड़ा विवादास्पद था। 5वां और 6ठा सदस्य जो है ये हो गए 2 गणमान्य व्यक्ति। 2 गणमान्य व्यक्ति जो हैं ये 5वें और 6ठे सदस्य हो गए। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार ये वाले जो 3 सदस्य हैं, ये जो 3 सदस्य हैं नंबर 4, 5, 6, ये क्या हो गए, ये हो गए गैर न्यायिक सदस्य। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ये लोग ऐसे हैं जो जज नहीं होंगे। यानी कि एक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई। 3 सदस्य न्यायिक होंगे और 3 सदस्य गैर न्यायिक होंगे। ठीक है, 3 सदस्य न्यायपालिका की तरफ से होंगे और 3 सदस्य जो हैं बाहर से होंगे। अब सवाल यह आता है कि ये गणमान्य व्यक्ति चुने कैसे जाएंगे भाई। तो गणमान्य व्यक्तियों को चुनने के लिए कहा गया कि ये जो 2 गणमान्य व्यक्ति हैं, ये जो 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका चयन कैसे होगा, इनका चयन एक समिति करेगी। उस समिति में कौन कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये 3 लोग जो हैं ये मिलकर उन 2 गणमान्य व्यक्तियों का चयन करेंगे कि यार ये 2 गणमान्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं। ठीक है, इस बाबत, इस आशय का एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का ये जो कानून था ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। क्या लगता है आपको कितना समर्थन मिला होगा उसको? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। इस पूरे बिल को दोनों सदनों से पास होने में, यानी कि दोनों सदनों में इस बिल को अभूतपूर्व समर्थन मिला। दोनों सदनों में चर्चा, वोटिंग सब मिला के 7 दिन में खत्म हो गया। आप देखेंगे लोकसभा में केवल एआईएडीएमके ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में केवल एक सदस्य थे जिसने पक्ष में वोट नहीं डाला, वो थे राम जेठमलानी, स्वर्गीय राम जेठमलानी, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो वो एब्सटेन हो गए, उन्होंने भी विरोध में वोट नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं डाला। तो इसके अलावा आप देखोगे लगभग सर्वसम्मति से यह पारित हो गया।
एक तरह से यह माना गया कि पूरी की पूरी संसद जो है वो इसके पक्ष में है, इसमें जो है लगभग सर्वसम्मति प्राप्त की गई। और अगर लगभग सर्वसम्मति हो गई तो यार अब तो सरकार के इरादे और मजबूत हो गए कि यार संसद में भी किसी ने विरोध नहीं किया, यानी कि और देखो संसद भारत में, संसद तो जन भावनाओं का केंद्र है ना भाई। जनता जो सोचती है, जनता का जो विचार होता है, जनता की जो मर्जी होती है, वो तो संसद द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। तो अगर संसद की सर्वसम्मति है तब तो सरकार के पास सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट हो गया कि भाई देश की जनता का प्रतिनिधि है संसद, और संसद अगर सर्वसम्मति से कह रही है फिर तो हर कोई सहमत है भाई, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है ये यहां पर स्थापित की गई। इस कानून को लागू होने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि संविधान संशोधन जो था यह न्यायपालिका से जुड़ा हुआ था। न्यायपालिका से जुड़े हुए संशोधन जो होते हैं वो आधे राज्यों द्वारा अप्रूव किए जाने चाहिए, उसमें थोड़ा समय लग रहा था। अब यहां पर ही इसी पॉइंट पर एनजेएसी को चुनौती मिलनी शुरू हो गई। तो जो एक जूरिस्ट थे फाली नरीमन, भारत के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक माने जाते हैं फाली नरीमन साहब, तो फाली नरीमन ने क्या किया, फाली नरीमन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। फाली नरीमन ने कहा कि अभी यह कानून जो है लागू नहीं हुआ है, अभी केवल सदन में पास हुआ है, राज्यों ने पास नहीं किया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को इसको रोकना है तो अभी सही मौका है, इसको लागू होने से पहले ही रोक दिया जाए। क्योंकि नरीमन का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था कि यार ये क्या करता है, न्यायिक नियुक्तियों में गैर न्यायिक लोगों को ज्यादा अधिकार देता है। जैसे देखिए एनजेएसी में एक नियम यह था कि अगर कोई से भी दो सदस्य किसी चीज से असहमत हैं तो वो नियुक्ति नहीं हो सकती। तो मान लीजिए चीफ जस्टिस और दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो, और कानून मंत्री भी अगर किसी चीज से सहमत है, लेकिन दो जो एमिनेंट व्यक्ति है अगर वही असहमत है तो भी नियुक्ति नहीं हो सकती। यानी कि न्यायपालिका की अनुशंसाओं को शूट डाउन करना, उनको ठुकरा देना बहुत आसान हो गया। यह फाली नरीमन का तर्क था। फाली नरीमन ने कहा कि यार ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी शक्ति को भी चुनौती है कि यार ये क्या मजाक है कि न्यायपालिका के आदेशों को कोई भी ठुकरा दे रहा है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा भाई। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसका सम्मान होना चाहिए। यह बात फाली नरीमन ने कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार जब तक यह कानून पास नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार हम मना नहीं कर रहे कि इसकी सुनवाई नहीं करेंगे हम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पास तो होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जब तक यह कानून नोटिफाई नहीं होता, लागू नहीं होता, हम इसको कैसे सुन लें। अभी तो भाई नोटिफाई नहीं हुआ ना, हमको पता है कि हो जाएगा, लेकिन यार हम ऐसे कह नहीं सकते ना, जब तक हम ऐसे विचार के आधार पे हम जजमेंट नहीं दे सकते ना। कानून लागू होगा उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे। कानून के लागू होने के पहले उसका रिव्यू हम नहीं कर सकते, यह बोलकर जो है उन्होंने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह कानून लागू हो जाएगा आप इसको लेकर दोबारा आ सकते हैं हमारे पास, हम मना नहीं कर रहे, हम दोबारा सुन लेंगे। तो आखिरकार दिसंबर होते होते 2014 का यह कानून पारित हो गया और यह कानून जो है यह भारत में एनजेएसी के तौर पर लागू हो गया। देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई भाई। भारत में जो है एनजेएसी के गठन की नई प्रक्रिया सामने आई, तो नेचुरली जैसा होना था नरीमन जो है दोबारा कोर्ट गए। दिसंबर में, जैसा आपको मैंने बताया, दिसंबर में यह कानून जो है पारित हो गया आखिरकार, और राष्ट्रपति ने भी इसको अपनी स्वीकृति दे दी। और बस अब ये एक गजट नोटिफिकेशन से आने भर की दूरी थी कि यह लागू हो जाता। तो ऐसे में क्या हुआ, फाली नरीमन एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए। फाली नरीमन दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और फाली नरीमन ने कहा चलिए अब तो कानून पास हो गया, अब तो आप सुन सकते हैं। और यहां पर जो है, अच्छा याद रखिए, इस बात को लेकर देश भर के वकील भी बटे हुए थे। इस बात को लेकर वकीलों में भी एकता नहीं थी। वकीलों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ था और वो एनजेएसी के समर्थन में था। अगर आप फाली नरीमन की भी किताबें पढ़ें, उनके भी विचारों को सुने समझें, तो आप इस बात को जानेंगे कि फाली नरीमन भी कोई कोलिजियम सिस्टम के समर्थक नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाली नरीमन ये कहते आए हैं कि कोलिजियम सिस्टम बहुत अच्छी चीज है, वो खुल के आलोचना कर चुके हैं कोलिजियम सिस्टम की। लेकिन फाली नरीमन का यह कहना था कि ये जो तरीका है, ये जो एनजेएसी आपने बनाया है, ये तरीका ठीक नहीं है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, लेकिन वो सुधार एनजेएसी के जरिए नहीं हो सकता। ये एनजेएसी जो है ये गलत तरीका है। ये बात फाली नरीमन का तर्क था।
ठीक है। मार्च 2015 से देश के इस एक और हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई शुरू हुई। बहुत ही बड़ा मामला था यह भी पूरे देश में। मुझे याद है उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ चुका था, लेकिन होता है ना कि एक बार आप जब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हो तो इस तरह की चीजें आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। तो अखबारों में रोज पूरे पूरे पेज की कवरेज आती थी कि क्या तर्क दिया जा रहा है, क्या वितर्क दिया जा रहा है। रोज मैं पूरे टाइम अखबार पढ़ता था। और उस समय न्यूज चैनल थोड़े अच्छे होते थे भारत में। आजकल तो न्यूज चैनल पे क्या तमाशा होता है आप लोग जानते हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कौन से पत्रकार का मैं सुनता था, अर्नब गोस्वामी के कार्यक्रम में सुनता था। अगर आप 2015, 16, 17 इस जमाने के अर्नब या मनमोहन सिंह का समय खास तौर पे, अगर आप 2012 से लेकर 14-15 तक के अर्नब गोस्वामी को देखेंगे तो आपको एक अलग पत्रकार दिखेगा। आपको एक ऐसा पत्रकार दिखेगा जो कायदे की बातें करता था। फिर खैर एक अलग गिरावट शुरू हुई भारत के पूरे मीडिया में। तो मैं पूरे टाइम ये मीडिया में सुनता रहता था, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू देखता रहता था। मेरे को आज भी याद है कितना एक्साइटिंग ये पूरा प्रक्रिया थी। ठीक है, तो खैर क्या हुआ, इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसकी सुनवाई शुरू होने में भी विवाद हो गया। 5 जजों की बेंच बनी, 5 जजों की बेंच बनाई गई भाई, क्योंकि संवैधानिक मामला था तो 5 जजों की बेंच बनाई गई। तो इसमें क्या किया गया कि एक जो जज थे अनिल दवे अनिल दवे के साथ यह माना गया कि भाई अब जो, क्योंकि सरकार इसको नोटिफाई कर चुकी है एनजेएसी को, तो जो नया एनजेएसी बनेगा अनिल दवे उसके सदस्य होंगे। और अगर अनिल दवे उसके सदस्य होंगे तो यार जो आदमी एनजेएसी का सदस्य है वो एनजेएसी के खिलाफ कैसे सुनवाई करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण फिर अनिल दवे इस चीज से हट गए। उसके बाद आपके जेएस खेहर नाम के जज थे जो आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने भारत के। जेएस खेहर नाम के एक सिख हमारे आगे जाके मुख्य न्यायाधीश बने जज थे। इनको लेकर भी विवाद हुआ कि यार ये जो हैं ये क्योंकि कोलिजियम का हिस्सा हैं, तो कोलिजियम का हिस्सा होने के कारण ये कोलिजियम के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे तो कोई जज ही नहीं बचेगा, तो हम जो है केहर साहब रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जो है इस मामले की आखिरकार सुनवाई शुरू हुई। ठीक है, इस मामले की बेटा सुनवाई जो है याद रखिएगा मई में भारत का सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो समर वेकेशन पे जाता है। पर यह मामला इतना इंपॉर्टेंट था कि जो जजों ने और वकीलों ने उन छुट्टियों को रद्द करने का फैसला किया और समर वेकेशंस में भी इसकी सुनवाई की गई। अब देखिए यहां पर तर्क क्या था, मैं आपको तर्क समझाता हूं कि जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने एनजेएसी का विरोध किया था उनका तर्क क्या था। उनका तर्क था न्यायिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा देखो ये बात तो एकदम क्लियर है कि न्यायिक स्वतंत्रता जो है ये मूल संरचना का आधार है। ये तो हम जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो आपको मैंने पढ़ाई केशवानंद भारती की, कि न्यायिक स्वतंत्रता तो मूल संरचना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका तर्क यह था कि नियुक्ति में अगर न्यायपालिका के पास ज्यादा शक्ति होगी, अगर न्यायपालिका के पास नियुक्ति में अधिक शक्ति होगी, अगर नियुक्ति में अधिक शक्ति न्यायपालिका को मिलेगी तभी यह स्वतंत्रता मेंटेन रह पाएगी। अगर मान लीजिए नियुक्ति में न्यायपालिका की शक्ति कम कर दी गई तो यह स्वतंत्रता नहीं हो पाएगी। यह उनका बड़ा तर्क था। उन्होंने दूसरा सवाल यह उठाया कि यार ये एमिनेंट पर्सन कौन है। ये जो आपके एमिनेंट पर्सन, जो 2 एमिनेंट पर्संस की आप बात कर रहे हो, ये कौन लोग होंगे भाई। ये कौन तय करेगा कि एमिनेंट पर्सन क्या, मतलब इसका तरीका क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। ये कहते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हो कोलिजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, आप बताइए आपके सिस्टम में क्या पारदर्शिता है। एमिनेंट पर्सन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। क्या ये रिटायर्ड जज होंगे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे, क्या ये फिल्म स्टार होंगे, क्या ये क्रिकेटर होंगे, क्या ये अर्थशास्त्री होंगे, क्या ये समाजशास्त्री होंगे, क्या ये सड़क चलता कोई रैंडम इंसान होगा। कौन होंगे ये 2 एमिनेंट पर्सन। तो यहां तक हुआ कि वे पूछा गया आप एग्जाम्पल दीजिए, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कवरेज थी कि आप एग्जाम्पल दीजिए। तो किसी ने एग्जाम्पल दिया बिल गेट्स हो सकता है एमिनेंट पर्सन। तो उस पर तुरंत आपत्ति आई कि अगर आप किसी उद्योगपति को बनाओगे यार तो ये तो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई किसी भी उद्योगपति के खिलाफ तो किसी भी दिए हुए टाइम पे मुकदमे चल रहे होते हैं कि नहीं। जैसे मान लो आप भारत में गौतम अदानी को बना देते हो एमिनेंट पर्सन, अरे गौतम अदानी के खिलाफ तो 50 मुकदमे चल रहे हैं यार। तो ऐसे में गौतम अदानी अगर जजों की नियुक्ति करेगा तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। दूसरा नाम दिया गया जैसे सत्यजीत रे हो सकते हैं। तो किसी ने कहा सत्यजीत रे यार फिल्म मेकर है, वो उनको क्या रुचि है, वो क्यों आएंगे इस तरह की चीज में। तो आप जो है कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो यहां पर याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि आपने बस एक नियम बना दिया है, आपने सोचा ही नहीं है
कि ये एमिनेंट पर्सन जो है ये लोग कौन होंगे। ये आप बिल्कुल भी आपने कोई विचार नहीं किया है। और ऐसे मतलब जिनको नियुक्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसे एमिनेंट पर्सन की आपत्ति अगर आ जाए तो उसके लिए आप सीजेआई का निर्णय रोक दोगे। बेसिकली बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जो निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जजों ने मिलकर दिया है, उस निर्णय को आप रोक दोगे। और आप कैसे रोकोगे कि भाई अगर जो है कि भाई अगर ये आपके 2 एमिनेंट पर्सन जो भगवान जाने कैसे बने हैं, इन 2 एमिनेंट पर्सन ने आपत्ति कर दी, तो आप भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 सीनियर जज जो है उनका निर्णय रोक दोगे। क्या ये सही साउंड कर रहा है? क्या ये न्यायोचित साउंड कर रहा है? क्या ये सुनने में भी ठीक लग रहा है? यह बात जो है इन्होंने रेस करी। यह इनका प्रमुख तर्क था। सरकार का प्रमुख तर्क क्या था? सरकार का सीधा सीधा प्रमुख तर्क एक था। सरकार का एक ही इसमें प्रमुख तर्क था। अगर मैं सरकार का तर्क आपको बताऊं, सरकार का तर्क था कि भैया इसको व्यापक जन समर्थन है। सरकार का तर्क यह था कि आप एनजेएसी को देखिए, संसद में यह लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ है, सभी राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं। तो यह जो है एक बहुत ही ज्यादा व्यापक समर्थन के साथ यह कानून बनाया गया है। और ऐसे में जो है इस बात को समझिए, सरकार ने यह भी कहा कि एक तो व्यापक जन समर्थन है, दूसरा सरकार ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम जो है, यह कोलिजियम सिस्टम जो है यह संविधान में कहां है भाई। सरकार ने कहा जबरदस्ती आप कोलिजियम सिस्टम को इतना पवित्र मान के बैठे हो, कोलिजियम सिस्टम कहां लिखा है संविधान में? वो तो न्यायपालिका ने खुद से बना लिया सेकंड जजेस केस में। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कोलिजियम सिस्टम, या कहीं पे लिखा है? कहीं पर नहीं लिखा कि कोलिजियम सिस्टम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। संविधान तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता। आपने जबरदस्ती इसको एक पवित्र सिस्टम बना दिया कि बड़ा पावन भाई तरीका है कि कोलिजियम सिस्टम होगा। संविधान तो ऐसा कहीं नहीं कह रहा। और कोलिजियम सिस्टम जो आपने बनाया, इसके माध्यम से आपने जो भारत के संविधान का चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, कि कोई भी अंग जो है वो अंकुशहीन नहीं होगा, वो निरंकुश नहीं होगा, उसको हानि पहुंचाई है। कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें जजों की नियुक्ति करते हैं और किसी को कोई जवाबदेही नहीं होती। तो निश्चित तौर पर इस बात को आप समझें कि ये जो है इसके माध्यम से आपने न्यायिक निरंकुशता को बढ़ाया है। और आपने क्या किया है कि भाई जो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, इसको आपने नुकसान पहुंचाया है। बेटा बड़े तीखे तर्क हुए यहां पर। अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने कई बार जजों के भ्रष्टाचार के सीधे सीधे उदाहरण दिए। जजों के नाम लेकर उन्होंने ये कहा कि एक जज हैं जो हर बार लेट आती हैं पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक वकील ने इस तरह के भी एग्जाम्पल दिए कि आप देखिए 50 जजों में से सारे के सारे तो किसी के बच्चे हैं, मतलब उनके पिता भी जज थे, ऐसा उन्होंने कहा। तो बड़े तीखे, बड़े व्यक्तिगत आक्षेपों से भरे हुए तर्क वितर्क हुए और बड़ा बिटर, जिसको कहते हैं ना, बड़ी कड़वी सुनवाई हुई है। इसको आप देखेंगे तो बड़ा एक तीखा सुनवाई जो है आपको यहां पर देखने को मिला। जुलाई 2025 तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना निर्णय जो है सुरक्षित रखा और आखिरकार अक्टूबर, जुलाई 2015, माफ कीजिएगा, आई थिंक मैं 25 बोल गया, तो 2015 की बात कर रहा हूं। अक्टूबर 2015 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को और साथ के साथ जो यह संविधान संशोधन किया गया था, जो कि पास होने के बाद 99वां संविधान संशोधन बन गया था, याद रखिएगा, एक्ट 121वां था, पास होने के बाद 99वां बन गया था। इन दोनों को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये निर्णय जो है ये असंवैधानिक है और इसको पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दे दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करने का आदेश दिया और भारत में न्यायिक नियुक्तियां एक बार फिर से कोलिजियम सिस्टम की तरफ लौट गई। यानी कि जो एक एनजेएसी के माध्यम से सुधार किया गया था, उस सुधार को कायम नहीं रखा गया। यह वाला जजमेंट जो था, याद रखिएगा, 5 जजों की बेंच थी। 5 जजों की बेंच में यह 4-1 के बहुमत से लिया गया था। 4 जजों ने कहा था कि भाई यह असंवैधानिक है, इसको रद्द करना पड़ेगा। एक जज जो थे वो कौन थे? जस्टिस जे चेलमेश्वर। जस्टिस जे चेलमेश्वर जो थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इसमें ये क्या किया, उन्होंने कोलिजियम सिस्टम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोलिजियम सिस्टम निश्चित तौर पर गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
कि कोलिजियम सिस्टम गलत है। चेलमेश्वर ने यह भी कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका होनी चाहिए। चेलमेश्वर ने यह कहा कि अगर आप संविधान देखें तो आपको यह पता चलेगा कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका जो है वो संविधान कहता है कि होनी चाहिए, इसको रोकना गलत है ना। सरकार की भूमिका होनी चाहिए। जस्टिस चेलमेश्वर ने यह जजमेंट दिया, लेकिन वो अकेले थे, 4 जजों का जजमेंट जो था उनके खिलाफ था, तो उनका माइनॉरिटी जजमेंट जो है वो आया। सरकार इससे तिलमिला गई, यह बात क्लियर है। सरकार को ऑब्वियसली ये पसंद नहीं आया, लेकिन सरकार ऑलरेडी न्यायपालिका से कई तरह के संघर्षों में पहले भी लगी हुई थी, तो सरकार ने इस पर कोई नया बड़ा कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा। सरकार चाहती तो संविधान में एक और संशोधन करके इसको दोबारा से लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर आप देखें तो मेरे विचार में, और काफी सारे लोग जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की काफी आलोचना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए, इस बात को लेकर तो शायद ही कोई असहमत है कि कोलिजियम सिस्टम तो गड़बड़ है। मतलब मेरे ख्याल से ये तो सामान्य नॉलेज है, हर कोई इस बात को मानता है कि यार कोलिजियम सिस्टम एक बढ़िया व्यवस्था नहीं है, इसमें परिवर्तन और सुधार की डेफिनेटली गुंजाइश है। तो यहां पर यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास विकल्प क्या था, सुप्रीम कोर्ट को इसको रद्द नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, यह रद्द करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार कर सकती थी। भाई आपको यही चाहिए था ना कि न्यायपालिका को ज्यादा से मिल जाए, तो आप यह कह देते कि यार ये जो 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करेगी प्रधानमंत्री की सलाह से। तो इसमें जो आपके 2 एमिनेंट सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जजों का रोल बढ़ा देते तो भाई आया, या फिर आप यह कह देते कि यार कोलिजियम की बैठक में हम कानून मंत्री को शामिल करेंगे आज से। मतलब किसी ना किसी तरह से आपको सरकार को शामिल करना चाहिए था। आप यह भी अगर कर देते कि चलिए कोलिजियम सिस्टम रहेगा, लेकिन हां हम कोलिजियम की सदस्यता 1 बढ़ा रहे हैं, सरकार की ओर से कानून मंत्री उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो अगर आप इतना भी कर देते तो भी एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा संकेत जाता कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनने को तैयार है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा सा तार्किक चर्चा करने को तैयार है। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। खैर, यह मामला रद्द हुआ। अब उसके बाद से कोलिजियम सिस्टम ही आज तक चल रहा है। लेकिन कोलिजियम सिस्टम को लेकर भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के संबंध जो है वो सामान्य नहीं हुए हैं। उसके बाद क्या किया, सरकार ने कई सारी चीजों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब जैसे क्या होने लगा, आपको पता है कि भाई कई बार क्या होता है ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जैसे आप देखेंगे, एक जस्टिस अकील कुरैशी थे। जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा कोलिजियम ने करी, सरकार ने उनको नहीं बनाया। सरकार ने इस फाइल को पेंडिंग रखा, इस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया। जब कोलिजियम ने इस फाइल को दोबारा भी भेजा तो भी सरकार ने उनको नहीं नियुक्त किया। इसके अलावा जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई भारत के मेरे ख्याल से सॉलिसिटर जनरल रहे थे, ये बहुत ही जाने माने वकील थे गोपाल सुब्रमण्यम, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की रिकमेंडेशन कोलिजियम ने की, सरकार ने उसको रोक लिया। सरकार ने उस पर जो है किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया, इस पर आपत्ति जताई। गोपाल सुब्रमण्यम बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने खुद ही फिर अपनी इच्छा ये जताई कि अब मेरे को जज नहीं बनना। अगर गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया होता तो वो आगे जाके भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने होते, लेकिन गोपाल सुब्रमण्यम को नियुक्त नहीं किया गया। इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारे मामले देखेंगे जहां पर कई सारे ट्रांसफर की अनुशंसा जो है, जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की बात सरकार ने नहीं मानी। पिछले दिनों जस्टिस सौरभ कृपाल का मामला बहुत सामने आया। जस्टिस सौरभ कृपाल एक समलैंगिक हैं, एक होमोसेक्सुअल जज हैं, लेकिन सरकार इनको नियुक्त करना, माफ कीजिएगा, कोलिजियम इनके नाम की सिफारिश कर चुका है, लेकिन सरकार उसको टालती जा रही है। और कई बार क्या हुआ कि ये अनुशंसाएं इतने वर्षों तक टाली जा रही हैं, इतने वर्षों तक टाली गई कि अब इनको लागू करने का कोई तरीका बचता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या है कि कई बार ऐसा हुआ है। एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट से अपील, माफ कीजिएगा, सरकार से अपील करी थी कि कृपया आप जजों की नियुक्तियां करें। अगर आप जजों की नियुक्तियां नहीं करेंगे तो भारत की न्यायपालिका जो है वो एक ग्राइंडिंग हॉल्ट में चली जाएगी, यानी कि भारत की न्यायपालिका काम ही नहीं कर पाएगी। याद रखिए, कोलिजियम सिस्टम का निर्णय आने के बाद जस्टिस चेलमेश्वर जो थे, जिन्होंने इसका भाई विरोध किया था,
उसके बाद वो सीनियर जज बन गए, वो कोलिजियम का हिस्सा बन गए, तो उन्होंने कोलिजियम की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोलिजियम की बैठक में भाग नहीं लूंगा। इसके अलावा कुरियन जोसेफ एक जज थे जो इस बेंच का हिस्सा थे। आगे जाके जब कोलिजियम पर आरोप लगे तो कुरियन जोसेफ ने भी एक बार यह कहा कि मैं कई बार रिग्रेट करता हूं, मुझे लगता है कई बार कि मेरा निर्णय गलत था कि मैंने कोलिजियम को कंटिन्यू रखा, मैंने कोलिजियम की प्रक्रिया को चालू रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के आंतरिक सुधार जो है वो शुरू किए। इन आंतरिक सुधारों में सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है किस जज को नियुक्त करने की वो अनुशंसा कर रहा है, जो अपारदर्शिता थी कोलिजियम के सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म करने की कोशिश करी है पिछले दिनों। सुप्रीम कोर्ट अब जिस जज की अनुशंसा करता है उसके बारे में सबको बताता है। इसके अलावा सरकार अगर किसी जज के नियुक्ति पर आपत्ति करती है तो उस आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब क्या दे रहा है इसको भी सार्वजनिक कर रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पहले 2 टर्म स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, और इस बार भी आप यह कह सकते हो कि लगभग एक स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है यह भी न्यायपालिका से इस भिड़ंत के लिए तैयार दिखती है। नरेंद्र मोदी सरकार भी बैकडाउन करने के मूड में नहीं लगती और वो न्यायिक नियुक्तियों में अपनी दखल अंदाजी निश्चित तौर पर चाहती है। तो सवाल यह आता है कि क्या यह न्यायिक नियुक्तियों का मामला अभी खत्म हो गया है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आज भी हम उसी सिस्टम पर कायम हैं जो हमारे यहां सेकंड जजेस केस के माध्यम से बनाया गया था, जिसको लेकर आप और मैं हम सब सहमत हो सकते हैं कि वो कोई आदर्श व्यवस्था नहीं है। कोलिजियम सिस्टम निश्चित तौर पे एक गलत सिस्टम है, एक फॉल्टी सिस्टम है, और उसको पूरी तरह से रद्द करना एनजेएसी में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐतिहासिक मौका था। सुप्रीम कोर्ट उस एनजेएसी की संरचना में बदलाव करके एनजेएसी को किसी ना किसी प्रारूप में, किसी ना किसी स्वरूप में लागू करने की बात कर सकता था, पर यह मौका जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गंवा दिया, और यह मौका गंवाना सुप्रीम कोर्ट को बहुत महंगा पड़ा। उसके बाद हमारे यहां कोलिजियम सिस्टम आज भी है, लेकिन हम देखते हैं हर कुछ महीनों बाद यह रिपोर्ट आती है कि कोलिजियम की जो अनुशंसा है सरकार उसको नहीं मान रही है। कई बार क्या होता है, जैसे कोलिजियम मान लीजिए एक साथ 3 नामों की सिफारिश करता है, तो सरकार क्या करती है, उनमें से किसी 1-2 को तो नियुक्त कर देती है, बाकी की नियुक्ति नहीं करती। तो सरकार जो है कोलिजियम की सिफारिशों को तोड़ तोड़कर अलग अलग करके भी देखने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी आपत्ति जताई है। तो कुल मिलाकर ये जो एक न्यायपालिका और सरकार का विवाद है ये आज भी चल रहा है, अभी तक ये कंक्लूड हुआ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में कभी ना कभी, ठीक है, अब ये कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्या वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार करेगी या आने वाली कोई सरकार करेगी ये बात भी मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तय है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि कोलिजियम सिस्टम मेरे विचार में जजों को नियुक्त करने का सबसे बेकार तरीका है, और कोलिजियम सिस्टम को हटाए जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले वर्षों में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा निर्णय आएगा जिसमें किसी न किसी तरह से सरकार को भी जजों की नियुक्तियों में शामिल किया जाएगा। यह मांग गलत नहीं है, सरकार का कुछ ना कुछ कम से कम से हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के पास अकूत शक्ति हो और सारे जजों की नियुक्ति सरकार ही करे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा जिसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति में सरकार को कुछ भी कहने या बोलने का कोई अधिकार ना हो। जैसे मेरे विचार में कोलिजियम सिस्टम में ही अगर आप इतनी जगह बना पाएं कि कोलिजियम में आपकी सरकार होगी, और मतलब आपके जो जजेस हैं, जो आपका कोलिजियम जैसे काम करता है वैसे काम करेगा, और आपके कानून मंत्री को भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए, कानून मंत्री को अगर आप एक बार सम्मिलित कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एक ज्यादा संतुलित अप्रोच जो है वो जजों की नियुक्ति की बन पाएगी, और एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, एक ज्यादा व्यावहारिक तरीका जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का निकल के आ पाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। आपको याद होगा, आप सबने ये मामला सुना होगा। उसके बाद एक बार दोबारा से भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर है।
फिर से यह बात आ रही है कि यार न्यायपालिका में इस तरह के भ्रष्ट जज जो है वो नियुक्त किए जा रहे हैं और इस तरह के भ्रष्ट जजों को रोकने में कोलिजियम सिस्टम पूरी तरह से विफल रहा है। तो एक बार दोबारा यह मांग जोर पकड़ रही है कि जिस तरह से हम जजों को नियुक्त करते हैं या फिर उनके खिलाफ होने वाली शिकायतों का निपटारा, क्योंकि आप ये देखिए जस्टिस वर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है ट्रांसफर के अलावा। वो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बना दिया है, लेकिन हाईकोर्ट का जज तो वो आदमी आज भी है जिसके घर पे 15 करोड़ कैश मिला। वो आदमी आज भी एक बड़े सरकारी पद पर है, अपना काम कर रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। तो इन सारी चीजों पर यह बहुत आवश्यक है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों साथ मिलकर विचार करें, दोनों विमर्श करें कि इस तरह की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अगर यह विमर्श नहीं किया गया तो कभी ना कभी कोई इस प्रकार का कानून लाया जाएगा जिससे शायद कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। सही तरीका यह है कि एक संतुलित अप्रोच बनाई जाए जिसमें न्यायपालिका और सरकार दोनों को अपनी बात कहने का मौका मिले। चलिए, तो भाई 3 एपिसोड की ये जो कहानी थी छोटी सी, ये मैं यहां पर खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जजों की नियुक्ति का जो ये सस्पेंस है, ये जो हिस्ट्री रही है, ये मैं आपको बताने में सफल रहा। आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होगा, कुछ आगे इसमें नया होगा तो चौथा एपिसोड भी लेकर आएंगे। अभी भविष्य तो मेरे को पता नहीं है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये कहानी पसंद आई, इस तरह की और कहानियां आप सुनना चाहेंगे या फिर नहीं सुनना चाहेंगे। याद रखिए, इंडियन पॉलिटी मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसी तरह से कहानियों के प्रारूप में ही आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो मेरे से इंडियन पॉलिटी पढ़ना है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलिए, इस कहानी को सुनने के लिए, मेरे साथ 3 एपिसोड्स तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।